लग रहा है। अच्छा चलिए हम अपना काम जारी रखते हैं। तो कल हमने ये कहा कि जी हमारा जो टैक्सेस का जितना भी निज़ाम है, ये सारा निज़ाम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इख्तियारात दिए हैं और वो पार्लियामेंट के तहत ये सारा काम हो रहा है। ये तो बात कल हो गई थी। अब कल के लेक्चर को अगर आज के लेक्चर के साथ हम मिलाते हैं तो कल हमने पढ़ा था फेडरल प्रोविजंस के हवाले से, और आज हमारा जो है वो डिस्कशन जो होगी वो प्रोविजनल जो कंसोलिडेशन फंड है और जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल एलोकेशंस है उसके हवाले से है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल ये बात हुई थी आपके साथ कि हमारा जो मरकजी खजाना है उसकी दो बास्केट्स हैं। एक बास्केट जो है वो आपकी कहलाती है फेडरल कंसोलिडेशन फंड, लेकिन जब हम सूबे में आ जाते हैं तो वो बास्केट का नाम चेंज हो जाता है प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड। सिर्फ नाम का फर्क पड़ा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल लॉ की लैंग्वेज तक सेम है, और इसका नाम वही है पब्लिक अकाउंट फेडरेशन ऑफ प्रोविंस, पब्लिक अकाउंट फेडरेशन ऑफ प्रोविंस। अब ये जो आपका प्रोविजनल कंसोलिडेशन फंड है, इसको अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर सूबे की हुकूमत के तमाम रेवेन्यू पड़े हुए हैं। इसके अंदर सूबे की हुकूमत ने जितने लोन रेज किए वो पड़े हुए हैं। जितना भी पैसा इसके अंदर आ रहा है वो इसके अंदर आके जमा हो रहा है, चाहे वो टैक्सेस की मद में आया है, चाहे वो किसी से लोन लेके आया है, किसी भी सूरत में आया वो यहाँ जमा हो रहा है। और अगर किसी हुकूमत को, किसी इदारे को सूबाई गवर्नमेंट ने लोन दिया था और वो वापस आया है विद प्रॉफिट, वो भी इसी में ही होगा। तो ये है प्रोविंशियल कंसोलिडेशन फंड, जिसके अंदर ये सारी रकम इकट्ठी होगी। दूसरी तरफ ऑल अदर मनीज रिसीव्ड, जो कि सूबाई गवर्नमेंट ने हासिल किए, कोई हाई कोर्ट की फी वगैरह फाइन इकट्ठे हुए, वो इसमें आ गए। ठीक है जी, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ फेडरेशन में, और बल्कि इसको फेडरेशन की बजाय हम पब्लिक अकाउंट्स ऑफ प्रोविंस कहेंगे, जो भी सूबा होगा तो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ प्रोविंस यानी पीएपी इसमें आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जब ये सारे इसमें आ जाएंगे तो जो रोड हैं, डैम्स हैं, उनकी जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन है उसका पैसा इधर से जाएगा, और जो हमारा इदारे हैं बड़े बड़े, जैसे हाई कोर्ट हो गया, कौमी असम्बली का स्पीकर हो गया, उनकी पे जो है वो पीसीएफ से आएगी यानी प्रोविंशियल कंसोलिडेशन फंड से आएगी, और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ प्रोविंस से जो है वो बाकी खर्चे पूरे किए जाएंगे। तो ये बच्चों फर्क है कल के और आज के लेक्चर में। सबसे पहले तो अगर आपको ये बात समझ आई तो जी कर एंटर कर दीजिए कि ये बात वाज़ेह है कि इसमें सिर्फ ये फर्क है कि वो फेडरल के थे और ये प्रोविंशियल है। ठीक होगी बात जी? इख्तिशाम ने मुझे लिखा है, और इसके बाद जो है वो जी ठीक होगी बात। तो ये दो चीजें। अच्छा, इसके बाद हम जब बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा खजाना किसकी कस्टडी में है, कौन इसको कंट्रोल करके बैठा हुआ है। तो पता ही चलेगा कि इस खजाने का कंट्रोल जो है वो क्या कंट्रोल, कि इससे पेमेंट क्या होगी, इससे पैसे विड्रॉल करने का हक किसके पास है, पैसे निकालने का हक किसके पास है। ठीक है जी, और इसकी कस्टडी वगैरह किसके पास है, तो हम ये कहेंगे इसकी कस्टडी जो है वो प्रोविंशियल असेंबली के पास है, सूबाई असेंबली के पास है, और गवर्नर के नाम से ये काम करती है। जाहिर है गवर्नर जो है वो रियासत का नुमाइंदा है मेन। तो इसके आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों बास्केट पे कंट्रोल जो है वो बहरहाल प्रोविंशियल
असेंबली का है। अच्छा, जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें कंट्रोल किसका था? उसमें कंट्रोल जो था वो आपके पार्लियामेंट का था। अब कंट्रोल किसका आ गया? चूंकि ये सूबाई निजाम आ गया है तो अब ये कंट्रोल आ गया प्रोविंशियल असेंबली का। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनुअल बजट स्टेटमेंट का यहाँ क्या तरीकाकार है। तो आप ये देखेंगे कि जो फेडरल बजट था वो पेश हुआ था पार्लियामेंट के सामने, लेकिन यहाँ पे जो बजट है वो पेश होगा किसके सामने? यहाँ पे बजट पेश होगा आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से प्रोविंशियल असेंबली में, यानी सूबाई असेंबली में पेश होगा। वहां बजट पेश हुआ था पार्लियामेंट में, सूबाई असेंबली में, कौमी असेंबली में, और यहाँ पेश होगा कहाँ पे? प्रोविंशियल असेंबली में, यानी सूबाई असेंबली में। तो ये बन गई इसकी एनुअल बजट स्टेटमेंट। लेकिन इसमें फिर हमें ये कहा गया है कि हम सेपरेटली अलग-अलग लिखेंगे। क्या अलग-अलग लिखेंगे? कि आपका जो प्रोविंशियल कंसोलिडेशन फंड है और आपका जो कह सकते हैं प्रोविंशियल अकाउंट्स ऑफ फेडरेशन है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ फेडरेशन है या पब्लिक अकाउंट्स ऑफ प्रोविंस है, वो कहाँ कहाँ खर्च होगा और ये कहाँ कहाँ खर्च होगा, ये अलग अलग हमें मेंशन करना पड़ेगा। अब इसकी माइन्यूट डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सारी की सारी स्टेटमेंट कल भी पढ़ी थी और बिल्कुल एक्यूरेटली वही है। इनकी ना लैंग्वेज में फर्क है ना टर्मिनोलॉजी में फर्क है, सिर्फ मैं एक इसको रिव्यू दे रहा हूं ताकि वो जो कल वाला लेक्चर है वो इसके साथ आप मैच कर लें। अच्छा, बहरहाल तो हम अलग अलग रखेंगे कि कौन से अखराजात किस फंड में रखे गए हैं, किस मद में रखे गए हैं, और इनको एक दूसरे से सेपरेटली रखा जाएगा। अब रही बात ये कि ये है इसका प्रोसीजर, लेकिन जिस तरह वहां प्राइम मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था कि एक दफा बहस असेंबली में होने के बाद बजट अप्रूव हुआ, फिर प्राइम मिनिस्टर से साइन होने गया और प्राइम मिनिस्टर से साइन होके वापस असेंबली में आया, इसी तरह सूबाई निजाम में भी यही होगा कि सूबाई असेंबली में ये बिल अप्रूव हुआ, वापस चीफ मिनिस्टर के पास जाएगा और चीफ मिनिस्टर से सिग्नेचर लेने के बाद वापस आ जाएगा असेंबली में, और दोबारा से इसको देखा जाएगा कि ये वही वैल्यूज हैं, वही सारी की सारी अमाउंट्स हैं जो हमने तय की थी, वही की सारी अमाउंट्स हैं जो हमने तय की थी। तो ये दोबारा फिर आएगा और ये अमाउंट्स का रूल वही है कि ये जितनी तय हुई थी उससे कम नहीं हो सकती, ठीक है, उससे बदल नहीं सकते आप, चेंज नहीं कर सकते इसको, जो तय हुई है वही रहेगी। अब एक अहम हिस्सा जो कल भी हमने पढ़ा था वो ये कि हमें ये देखना होगा कि जो खर्चा हमने किया प्रोविंशियल कंसोलिडेशन फंड, इस कंसोलिडेशन फंड जिसको आपने यहाँ पे कहा है, इसमें से हम जो है वो किस किस को क्या पे करेंगे। जिस तरह कल हमने देखा था कि फेडरल कंसोलिडेशन फंड में से सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह जाती है, जजेस की, असेंबली और सेनेट के स्टाफ की सैलरीज, स्पीकर की सैलरीज। अब जब आप आए हैं प्रोविंशियल कंसोलिडेशन फंड की तरफ, तो यहाँ पे इसमें से क्या खर्च किया जा रहा है, पैसा किसको जा रहा है, तो उसमें जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जाहिर है वहां सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत थी, सूबे की सबसे बड़ी अदालत हाई कोर्ट है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, इनके खर्चात, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस किसके, हाई कोर्ट के और उसके सेक्रेटरीट के, प्रोविंशियल असेंबली के, ठीक है जी। और इसी तरह अगर सूबाई गवर्नमेंट ने कोई कर्जे वगैरह लिए हुए हैं तो उन कर्जों का इंटरेस्ट और उनकी रीपेमेंट। अच्छा, अब आपके ज़हन में एक बात आएगी कि फेडरल गवर्नमेंट भी लोन ले सकती है और सूबाई गवर्नमेंट भी कानून के दायरे में रहते हुए कुछ लोन ले सकती है,
जैसे पंजाब जो है किसी प्रोजेक्ट के लिए, कोई हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए या किसी मेट्रो वगैरह बनाने के लिए किसी चाइनीज इदारे से लोन ले सकता है और वहां से, या किसी टर्किश इदारे से लोन ले सकता है और वहां से जाहिर बात है उसको पे बैक भी करना है और उसका अपने जो है वो इंटरेस्ट भी अदा करना है। अब अमाउंट पेड फॉर द एनी जजमेंट आर अदर अगेंस्ट प्रोविंशियल बाय एनी कोर्ट आर ट्राइब्यूनल, अगर हम किसी जगह कोई केस हार जाते हैं, सूबाई हुकूमत केस हार जाती है किसी भी ट्राइब्यूनल में, किसी भी कोर्ट में, तो उसका जुर्माना भी यहां से अदा किया जाएगा। ठीक है जी। और एनी अदर अमाउंट डिक्लेयर जो भी होगी प्रोविंशियल असेंबली की, वो भी यहां से खर्च किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो बात समझ आई वो ये आई है कि जो प्रोविंशियल कंसोलिडेशन फंड है उसमें हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी, स्पीकर की सैलरी, उसके अलावा जो है जो सेक्रेटरीट स्टाफ है पंजाब प्रोविंशियल असेंबली का या पंजाब असेंबली का, उसके खर्चे, अगर पंजाब गवर्नमेंट ने कोई कर्जा लिया हुआ है उसके खर्चे, उसकी पे बैक, अगर पंजाब गवर्नमेंट का कहीं केस चल रहा था यूएनओ को किसी इदारे में, वहां जुर्माना हो गया पंजाब गवर्नमेंट को, वो यहाँ से अदा होगा। इसके अलावा और कोई खर्चा डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो भी यहीं से जाएगा। अब बच्चे बताएंगे कि यहाँ तक उन्हें कितनी समझ आई है। जी शाबाश बच्चों, इख्तिशाम वदीद, ठीक होगी बात। अब ये भी बिल्कुल कल वाला रिव्यू है, आप समझिए एक तरह से लेक्चर को रिवाइज कर रहे हैं, सिर्फ नाम बदल दिया है, सदर की जगह गवर्नर आ गया और गवर्नर की जगह जो है वो गवर्नर आ गया और प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर आ गया। अच्छा, अब देखिए मसला ये है कि जो मैं आपसे कह रहा था कि आप इस एनुअल बजट स्टेटमेंट को जो है एक्सपेंसेस चार्ज होंगे वो लेकर आएंगे, आपके वापस आएगा, यानी आपका पहले पंजाब असेंबली में ये डिस्कस हुआ, फिर चीफ मिनिस्टर के पास गया। ठीक है जी, चीफ मिनिस्टर ने इस पे साइन कर दिए, सिग्नेचर कर दिए, सिग्नेचर करने के बाद वापस सूबाई असेंबली में आएगा ताकि लोग तसल्ली कर लें। तो कहता है एक्सपेंसेस चार्ज ऑन प्रोविंशियल कंसोलिडेशन फंड एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल बी डिस्कस्ड इन प्रोविंशियल असेंबली, हाउएवर वोटिंग विल नॉट रिक्वायर्ड, वोटिंग रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन डिस्कस होगा इसके ऊपर। और अदर एक्सपेंसेस जो भी होंगे एनुअल बजट के वो सबमिट किए जाएंगे टू प्रोविंशियल असेंबली फॉर रेजिंग ग्रांट एंड असेंबली मे और मे नॉट एग्री ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट। कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारा ये साइड है जिसको आप कह सकते हैं प्रोविंशियल कंसोलिडेशन फंड, ये असेंबली में आएगा, इस पर बात हो सकती है लेकिन इस पर वोटिंग राइट की जरूरत नहीं। जाहिर है एक हाई कोर्ट के जज की सैलरी यहाँ से जा रही है, स्पीकर की सैलरी जा रही है, तो इसको कम ज्यादा तो नहीं करना, वोटिंग की जरूरत नहीं है, इस पे बहस नहीं होगी। ठीक है ना। लेकिन जो आपका एनुअल बजट एक्सपेंसेस हैं वो असेंबली में आएंगे, उसके ऊपर तो बहस होगी, जिसको आप कह सकते हैं प्रोविंशियल, आप कह सकते हैं जिसको क्या शाबाश, जो दूसरा हमारे फंड की बास्केट उसका क्या नाम था, ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ प्रोविंस, इस पे बात हो सकती है आपकी। ठीक है ना। और कम ज्यादा जो भी आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो आप डिमांड फॉर ग्रांट ओनली मेड एंड रिकमेंडेशन बाय ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसके ऊपर रिकमेंडेशंस दे सकती है, बात कर सकती है। अलबत्ता जो पीसीएफ है उसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते हो, चूंकि वो जजेस की सैलरी की बात हो रही है। अब चीफ मिनिस्टर इसमें साइन करेगा, साइन करने के बाद मैंने चीफ मिनिस्टर की जगह ये तस्वीर लगा दी थी, मैंने किसी की भी लगाई तो सियासी मसला बन जाएगा, तो सुहेल अहमद की तस्वीर लगा देते हैं, आप लोगों को इतराज भी नहीं होगा। अच्छा बच्चों, तो बात ये हो गई कि हम ये कह रहे थे कि जनाब चीफ मिनिस्टर जो है वो साइन करेगा और साइन करने के बाद वापस भेज देगा इसको, द ग्रांट बाय मेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द प्रोविंशियल कंसोलिडेशन फंड, इट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट। यानी चीफ मिनिस्टर को बढ़ा नहीं सकता, जितनी बहस हुई थी ये उतनी ही रहेगी, जितनी बहस हुई थी उतनी ही रहेगी, उससे कम या ज्यादा नहीं होगी।
ठीक है जी। और ऑथेंटिकेटेड स्केड्यूल फिर लेटर ऑन चला जाएगा प्रोविंशियल असेंबली के सामने, वो इसके ऊपर बहस भी नहीं करेंगे, वोट भी नहीं करेंगे, बस उसको देखकर तसल्ली कर लेंगे कि ये वही वाली बातें सारी बस। और एन एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोविंशियल कंसोलिडेशन फंड शैल बी कंसीडर्ड एज ऑथोराइज्ड, तो हम इसको ऑथोराइज समझेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जितनी भी बहस की उसमें बात यही हुई कि जी एक दफा असेंबली में आएगा, जाहिर आप पीएफसीएफ पे बात नहीं कर सकते, पीएपी पे बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, हाँ पीसीएफ पे आप रिकमेंडेशन कोई दे सकते हैं, यानी बात बहस ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। इस पे वैसे भी आमतौर पे जो होती है वो बात नहीं की जाती, लेकिन इसके ऊपर आप बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन ये वापस जाएगा किसके पास? चीफ मिनिस्टर के पास। ये चीफ मिनिस्टर हाउस है हमारा, यहाँ से साइन होकर वापस असेंबली के पास आएगा और असेंबली उसको देख लेगी और फिर ये ऑथोराइज हो जाएगा। जी बच्चों, यहां तक बात होगी क्लियर? ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, अब बात ये आ गई कि हमने ये कहा कि जैसे आपने कल देखा था, कल आपसे पूछा था कि अगर फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, असेंबलियां नहीं है, तो अप्रूवल कौन देता था? मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर आउट ऑफ स्टेट है, तो प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर है, अब कौन इसकी अप्रूवल देगा? तो आपको याद है ना, आपने कहा था इसकी अप्रूवल जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए, इसकी अप्रूवल जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए दे सकता है। कौन दे सकता है? शाबाश, पार्लियामेंट दे सकती है। कौन दे सकता है? पार्लियामेंट। लेकिन अगर फर्ज करें यहां पे चीफ मिनिस्टर ना हो तो फिर क्या होगा? एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि अगर सूबाई हालात अच्छे ना हो, यहां पे भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, मिसाल के तौर पे कि ऑथराइज एक्सपेंसेस इनसफिशिएंट हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आपको सप्लीमेंट्री एक्सेस ग्रांट देनी पड़ेगी। सप्लीमेंट्री एक्सेस ग्रांट का मतलब यह है कि आपको अजाफी पैसे देने पड़ेंगे इन केस ऑफ एनी फ्लड, इन केस ऑफ एनी पेंडेमिक सिचुएशन, कोई बीमारी फूट पड़ी, कोई फ्लड वगैरह आ गया, कोई हंगामी हालात हो गए, तो ऐसी सूरत में आपको अजाफी फंड जो है उनका इजरा किया जाएगा। ये फेडरल में भी यही प्रोसीजर था, प्रोविंशियल में भी यही प्रोसीजर है। हाँ, आर्टिकल का नंबर डिफरेंट है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हमें। उसकी वजह यह है कि ये पेपर में लिखना जरूरी नहीं होता। अच्छा, अब बात आ गई किसकी जी? वोटिंग ऑन अकाउंट। अगर चीफ मिनिस्टर मुल्क से बाहर है, जैसे कल प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर चला गया था, आज चीफ मिनिस्टर मुल्क से बाहर चला गया, तो फिर क्या होगा? फिर इस स्केड्यूल की ऑथेंटिकेशन पेंडिंग हो जाएगी और प्रोविंशियल असेंबली जो है वो इसको अप्रूव कर सकती है, नॉट होली बट पार्शली, इन अ पार्ट। लेकिन एक फर्क है कल में और आज में। अच्छा जी, क्या फर्क है? कोई बच्चा बता सकता है क्या फर्क है कल के और आज के इसके पार्शियल अप्रूवल में? जी एहतशाम। प्रोविंशियल, बिल्कुल प्रोविंशियल है, जो अप्रूवल दे रहा है वो 3 माह का दे रहा है, जबकि फेडरल में ये अप्रूवल जो दे सकती थी पार्लियामेंट, वो 4 मंथ के लिए दे सकती थी, और ये अप्रूवल कितने की है? ये 3 मंथ की है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है ना जी। कभी आप सारा वैसे को वैसे ही याद कर लें तो गड़बड़ी ये हो सकती है कि आप 4 को 3 लिख लें, और हो सकता है एग्जामिनर इसी बात को पकड़ ले। अच्छा बच्चों, अब बात ये आ गई, ये तो बात डन हो गई। अब मसला आ गया कि अगर फर्ज करें प्रोविंशियल असेंबलीज ही ना हो, वो डिसॉल्व हो चुकी हो, किसी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने
जालिम ने हमारी असेंबली तोड़ दी हो, तो ऐसी सूरत में इसकी अप्रूवल कौन करेगा? तो लिखा यही जाता है कि 4 मंथ के लिए करेगा, लेकिन शेर की मर्जी है अंडा दे या बच्चा दे, टोटली उसकी अपनी मर्जी होती है। 4 माह के लिए करे, 6 माह के लिए करे, अवाम तो पूछ भी नहीं सकती माशाल्लाह के दौर में। तो फिर ऐसी सूरत में जो फेडरल है उसकी अप्रूवल वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर या उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटर देगा, चाहे उसको चीफ एग्जीक्यूटिव कह लें, प्रेसिडेंट कह लें, जो मर्जी कह लें। और सूबाई तौर पे उसने गवर्नर भेजे होंगे सूबों में, वो गवर्नर साहब जो हैं वो अप्रूवल देंगे। तो सूबाई गवर्नमेंट वो अपने नुमाइंदे भेजेगा जिनको एज अ गवर्नर इस्तेमाल करेगा और उनको जनाब जो है वो क्या करेगा, ऑथोराइज कर देगा। तो ये बच्चों में बात कर रहा था इसके ऊपर। अब देखा जाए कि कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में पहला फर्क क्या है, तो आप ये कहेंगे कि पहला फर्क जो है वो ये है कि कल अप्रूवल ली थी पार्लियामेंट से, आज अप्रूवल ली है प्रोविंशियल असेंबली से। कल सिग्नेचर किए थे प्रेसिडेंट के, और सॉरी प्रेसिडेंट जहां था वहां आ गया गवर्नर, जहां प्राइम मिनिस्टर था वहां आ गया चीफ मिनिस्टर, और जहां फेडरल गवर्नमेंट थी वहां आ गई प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और जहां नेशनल असेंबली थी वहां आ गई प्रोविंशियल असेंबली। पूरे के पूरे लॉ में न लैंग्वेज का फर्क है, इवन प्रोनाउंसिएशन तो बड़ी बात होती है, प्रेपोजिशन का भी फर्क नहीं है। सिर्फ ये फर्क है, जिसने कल वाला सही समझा था उसे आज वाला भी बिल्कुल क्लियर याद हो गया होगा। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, तो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 रिलेटेड विद दिस चैप्टर में यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है, बल्कि कानून बनाने वाले ने भी एज इट इज कंट्रोल C करके कंट्रोल V किया है और ये वाली अमेंडमेंट करके लॉ को डिक्लेयर कर दिया। क्लियर हो गई जी बात। तो क्या पढ़ा हमने? हमने सिंपली ये पढ़ा जी बच्चों, ठीक होगी बात। अच्छा, तो अब ये समझ आ गया है तो मुझे बता दीजिए, कैन आई से दैट या कैन आई परसीव दैट कि आपको इसकी समझ आ गई है और इसको अब रिवाइज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप पढ़ेंगे तो आपने सिर्फ पहले वाला पढ़ लेना है, दूसरे वाले के सिर्फ ये फर्क याद कर लेने हैं, एग्जाम में जाने से पहले आपका काम A1 हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, और यहां पे हम इसको